जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल बीपीएससी ट्री 1.0 और 2.0 में पूछे गए थे दोस्तों, उसको हम लोगों ने देखा था। इसके साथ ही दोस्तों हमने 69 बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत के भूगोल से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी ट्री में और 69 बीपीएससी में, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सामान्य परिचय से रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है केंद्रीय उच्च भाग, सेकंड है महान मैदान, थर्ड है तटीय मैदान और फोर्थ है उत्तरी पर्वत। तो दोस्तों याद रखना है क्या कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है महान मैदान क्षेत्रफल के अनुसार, और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, केंद्रीय उच्च भाग। तो हमारा जो आंसर स्टार्ट होना चाहिए वो 2 और 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में कहीं पर हमें 2 और 1 से नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें महान मैदान, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका प्रतिशत कितना है, तो यह है 43.2%। केंद्रीय उच्च भूमि का प्रतिशत कितना है, तो वह है 27.7%। पहाड़ियाँ कितनी है, तो 18.5% है। ऊंचे पर्वत कितने हैं, तो 10.6% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान क्या है, तो तीसरा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। तो याद रखना है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो सभी को मालूम होगा कि भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो वह है बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी लंबाई कितना है, तो याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित कौन सा है, तो वह है आइजोल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान है राजस्थान का जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। तो कितने राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है भारत की, तो याद रखना है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य कितना है, तो यह 3 है। ठीक है, कौन कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से कितने राज्य हैं, तो 5 हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8। ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखना है जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो क्या है,
एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, जबकि इस बुक में दिया गया है क्या, इसको राज्य में शामिल कर लिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये राज्य आपसे पूछ रहा है, ये राज्य नहीं है, यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरीज है ये सब, ठीक है। राज्य कौन कौन सा है केवल, तो वो है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जो कि पाकिस्तान के साथ इसकी इन राज्यों की सीमा लगी हुई है। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो सीमा है 5 राज्यों से लगती है, कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है, तो याद रखना त्रिपुरा। त्रि मतलब 3, और 3 का अर्थ समझना है क्या, कि ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा आच्छादित है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो सबसे ज़्यादा है मालवा का पठार, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार हैं, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसके लिए इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो तिब्बत सीमा से नहीं लगने वाला उत्तराखंड का कौन सा जिला है, तो वह है अल्मोड़ा, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। काफ़ी अच्छा सवाल ये पूछा गया दोस्तों, तो याद रखना है बघेलखंड पठार पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह भारतीय मानक समय रेखा है, और कर्क रेखा के साथ ये बघेलखंड पर एक दूसरे को काटती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये पॉइंट आपको VVI कर लेना है। नेक्स्ट है, शांत घाटी स्थित है। तो सभी को मालूम होगा केरल में शांत घाटी स्थित है, यानी साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। और इसे क्या कहा जाता है, याद रखना है। एक चीज़ और पॉइंट आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को, ठीक है। फूलों की घाटी दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। मैं यहाँ पर फूलों की घाटी को उत्तराखंड मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय पठारी एवं मैदान क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखना है, पहला है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। ये इस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल। तो अगर हम बात करें काराकोरम, तो इसका क्रम होना चाहिए 2 1, J कहाँ पर है, 4 पे, तो 4 3। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 1 4 3। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 2 1 4 3 किस में है, तो 2 1 4 3 एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन कौन सा है, तो वह है बी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। तो पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नवत है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। तो किसकी न्यून हिम रेखा है, तो याद रखना है आल्प्स क्षेत्र, यानी आल्प्स रीजन का जो है न्यून हिम रेखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। याद रखेंगे दोस्तों, उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो यह है कर्नाटक के पठार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ये सब जो फैक्ट्स है दोस्तों, ये सभी के सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी जो है दोस्तों बुक अच्छे से क्या करना है, इसको कवर करना है। ज्योग्राफी का किसी ज्योग्राफी का ही क्यों, और भी जो सब्जेक्ट है उसका भी आप अच्छे से एनसीईआरटी का नोट्स बना लें, क्योंकि सवाल जो है अधिकतर एनसीईआरटी से ही आपके आएंगे। ये सब सारे जो सवाल है एनसीईआरटी के दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। तो कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाह तंत्र और प्रमुख घाटियां पर्वत एवं झीलों से संबंधित। क्वेश्चन है चाप झील, जिसको ऑक्सबो झील भी कहा जाता है, पाई जाती है। तो चाप झील कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो यह पाया जाता है कहाँ पर? यह पाया जाता है नदी घाटियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहते हैं। क्या कहलाता है? ये नदी विसर्प कहलाता है। इन घुमावदार मोड़ों के विकसित होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को क्या कहा जाता है? गोखुर झील। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। या इसी को कहा जाता है चापाकार झील, यानी चापाकार झील को ही गोखुर झील कहा जाता है। और ये नदी घाटियों में पाई जाती है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? तो यह मिलती है मिठानकोट में। सारे के सारे एनसीईआरटी में ये सब फैक्ट्स दिए गए हैं दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और उसका नोट्स बना लेना है। समय तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। मैराथन की वीडियो एक से एक यूट्यूब पर दिया गया, उसको आप देख लें और अच्छे से उसको कवर कर लें। तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिठानकोट के पास सिंध नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं कौन कौन सा है? तो बगलिहार है, सलाल है, दुलहस्ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र है पोनानी नदी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी, जो कि पोनानी को हम लोग भरत पूजा के भी नाम से जानते हैं, नदी के नाम से, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का है जल ग्रहण क्षेत्र, इसका कितना है? तो 5243 वर्ग किलोमीटर। और कालिंदी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 5179 वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई है। तो यह ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 30 मीटर है। राइट आंसर हो जाएगा सी। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। गंडक नदी का दूसरा नाम है। तो गंडक नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग नारायणी नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यह नदी जो है नेपाल और भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली क्या है? महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई कितना है दोस्तों? तो 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर जो है नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो यह निकलती है नगड़ी गांव से। नगड़ी गांव के पास से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है दोस्तों, याद रखना आपको। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो राडू, कांची और खड़कई है। नेक्स्ट है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा
सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। तो याद रखेंगे धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और कपिलधारा जो जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जोगिया, जिसे हम लोग गरसुप्पा के भी नाम से जानते हैं, जलप्रपात जो है पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात अब रख दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है लिखापानी हिमनद। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। तो लेखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, याद रखेंगे। ज्ञातव्य है कि लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए क्या है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली कौन सी नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, तो याद रखना है किस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ किस राज्य में आकर पड़ता है दोस्तों? तो वह है असम राज्य। तथा बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसेड़ी, कामेग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसेड़ी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली क्या है? सहायक नदी है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। मानसून और वर्षा से रिलेटेड सवाल को देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर भारी वर्षा होती है दोस्तों? तो यह है कोरोमंडल तट में। राइट आंसर हो जाएगा बी, लौटते हुए मानसून कह सकते हैं आप इसको। लौटते हुए मानसून से कहाँ पर भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, जिसे हम लोग कोरोमंडल तट के भी नाम से जानते हैं, में वर्षा होती है। जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी के फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कब से कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच होता है? तो याद रखना है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवात का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है, याद रखेंगे। तथा ये चक्रवात जो है अधिक खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यह सामान्य तिथि है 15 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर और नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का क्या कहा जाता है? निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट है ट्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ट्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसून प्रकार की भूमध्य रेखा के दोनों ओर
30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रेशेदार प्रकृति के फलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल हैं। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो यह कौन सा है एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र, तो यह है पश्चिमी घाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अमेरिकी भूगोलवेता गेलेन थॉमस त्रिवार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्या है दोस्तों, क्षेत्र है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वन क्षेत्र से पूछा गया। क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कांटेदार जंगल व झाड़ियां ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अवर्गीकृत वन, यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होता है, याद रखेंगे। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती हैं, याद रखेंगे। संरक्षित वन में क्या होता है, सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, लेकिन इसमें लोगों को कुछ छूट मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही होगा। डी क्या था दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। डी इसका था क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो यह कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, जो निम्न है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। नेक्स्ट जो सवाल है वो अप्राकृतिक आपदाएं से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी प्रोन नहीं है? याद रखना, भूस्खलन प्रोन कौन सा नहीं है इसमें? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला मुख्य रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार भी
यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वह क्षेत्र है कोरोमंडल क्षेत्र। एक मिनट दोस्तों, तो वह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो वह क्षेत्र है कोरोमंडल तट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। तो यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यानी यहाँ पर जो कथन दिया गया था वो उल्टा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जनधन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती है तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना, जिससे आसपास के अधिवासों, फसलों व जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाता है। अब हम लोग दोस्तों चट्टान, शैल एवं मृदा से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से घिरा है? तो गंगा का जो मैदान है दोस्तों वह जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को प्रमुखतः क्या कहा जाता है? बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, और खादर, जिसे हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा, काली मिट्टी कहाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर पूछना चाहिए काली मिट्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। कर्नाटक और गुजरात में तो पाया ही जाता है ये मिट्टी, तो इसमें सी क्यों दे रहा है आंसर? आइए देखते हैं दोस्तों। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुड़ या काली मिट्टी, चरनोजेम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था दोस्तों, ये ऑप्शन आप काट लीजिए। सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र में ये सब में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर नहीं पूछता तो नहीं में इसका जवाब होता उत्तराखंड। उत्तराखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है मेघालय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो उपरोक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर यह कोमल व सूखने पर कठोर व डलीदार हो जाती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेना है। लेटराइट मिट्टियाँ क्रमशः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः कहाँ कहाँ पर है? तो यह केरल है, महाराष्ट्र है एवं असम में पाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र और असम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा, जिसे हम लोग कुडुप्पा के भी नाम से जानते हैं, श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सही पूछा जा रहा है तो इसमें केवल एक ही सही है। अब्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, झारखंड का है कोडरमा जिला, उसी में। तो अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अब्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, नोट करके आपको क्या याद रखना है कि भारत के अब्रक के कुल भंडारण के लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसमें मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी, याद रखेंगे। यदि मिट्टी में पोटासियम एवं सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या हम लोग मिलाते हैं। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टिहरी बांध जो परियोजना है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है संभाववादी विचारधारा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय यानी स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा है। इससे उसका विकास भी हुआ है। गौरतलब है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ड्रिप सिस्टम जो है यानी ड्रिप प्रणाली वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, जबकि खंडक प्रणाली और चेन पंप प्रणाली ये पारंपरिक सिंचाई की प्रणाली हैं। सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक और आधुनिक विधियां कौन कौन सा है? तो पारंपरिक और आधुनिक विधियां निम्न कौन कौन सा है? पारंपरिक सिंचाई विधियां हैं खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली, याद रखेंगे। आधुनिक सिंचाई प्रणाली की बात करें तो कौन सा है? तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी जो परियोजना है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल का परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की
प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार एवं कौन से हैं? पश्चिम बंगाल हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दक्षिणी किनारे से मिलने वाली? तो यह कौन सा है दोस्तों? तो यह है सोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन कितना किलोमीटर है? 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितना है? ये याद रखना है, 25-25 यानी 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 1376। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। क्या है उस डेल्टा का नाम? तो वह है सुंदरवन। ठीक है। नेक्स्ट है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था भारत और नेपाल के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हीराकुंड बांध और दुधवा जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? वह महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना है दोस्तों। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? सभी को मालूम होगा कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला और प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत के अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन आता है, इसमें कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है, आदि आता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कौन कौन सा आता है? तो पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आते हैं इसमें। नेक्स्ट है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाए जाते हैं। थोरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसे लिखा जाता है TH और इसका परमाणु क्रमांक होता है 90। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा सवाल पूछा गया दोस्तों। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करना है? आपको सजाना है यानी व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? 2 यानी नामरूप हो जाएगा, उसके बाद ओबड़ा हो जाएगा, उसके बाद परीक्षा हो जाएगा और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? कोटा। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। तो थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम क्रम ये है। नामरूप असम में स्थित है नामरूप। ओबड़ा जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और कोटा जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। यह संयंत्र 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है।
ये कंपनी याद रखना है, OIL। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म कौन सा है? असम का सुरमा घाटी सही है, फिर आगे देखते हैं लुनेज क्षेत्र, फिर एक केसी बेसिन क्षेत्र। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। तो भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुरमा घाटी, दिग्बोई, नहरकटिया, हुगड़ीजन, मोरान क्षेत्र, ये सब कहाँ पर स्थित है? असम में। लुनेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। कृष्णा नदी पर जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, यानी केजी बेसिन शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है, क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा यह भंडार है, ये याद रखेंगे। केजी बेसिन में ही रावा अब तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। और ये सभी के सभी जो इसमें पॉइंट्स किताब में दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यापार से रिलेटेड सवाल। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है? तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो यह होता है भागलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरौनी कहाँ है? तो यह स्थित है बेगूसराय जिले में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक कस्बा या शहर है। यहाँ पर बरौनी तेल शोधन कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया तथा वर्ष 1964 ईस्वी से क्या है दोस्तों? कार्यरत है। नेक्स्ट सवाल जो है परिवहन से है। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? तो वह है दोस्तों सिलचर और पोरबंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। इन राज्यों का नाम आपको याद रखना है, कभी भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमीसॉल तथा ग्रांड द्वीप पर भारत जल में जहाज़ों के मलबों का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है? तो यह है गोवा तट के बाहर। तो सुंची रीफ, एमीसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान गोवा तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय कि जहाज़ के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिप ब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया दोस्तों। उत्तर से दक्षिण में आपको सजाना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? उत्तर से विशाखापत्तनम, उसके बाद क्या होगा? काकीनाडा, उसके बाद होगा मछलीपट्टनम और लास्ट में कौन हो जाएगा? नागपट्टिनम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कहाँ है दोस्तों? तो विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछली पट्टनम ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नागपट्टिनम कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कृषि और पशुपालन से रिलेटेड सवालों को देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? उड़ीसा के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा है? तो वह है पोडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें फल पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। वेबर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पेंडा कहा जाता है इसे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो यह कहलाती है दोस्तों बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर याद रखना है आपको और भी क्या, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, मछली पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर, फलों का उत्पादन कहलाता है पोमीकल्चर। सभी के सभी महत्वपूर्ण
फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम कौन कौन से हैं? तो चावल का स्थानीय नाम है अमन, साली और अगहनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तरी भारत में मई जुलाई से दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली तथा अगहनी है। चावल की प्रजाति ओस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पोडू भी है, बेबर भी है और दहिया भी है। अभी हम लोगों ने देखा था पोडू कहाँ पर कहा जाता है, ये उड़ीसा में कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। झूम कृषि के स्थानीय नाम इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। उत्तर पूर्वी भारत में झूम, वीवर और डहियाड़ कहा जाता है बुंदेलखंड संभाग में मध्य प्रदेश। दीपा कहा जाता है बस्तर जिला में। पोडू कहा जाता है पोडू कहा जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलीचंग शब्द का व्याख्या करता है? तो मिलीचंग शब्द का व्याख्या करता है क्या? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यह कहलाता है मिलीचंग। तो फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों तथा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मलीचंग कहा जाता है। जिन पदार्थों से इसे ढका जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मल्च कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इन सभी की जो खेती है दोस्तों, खरबूजा, खीरा और तरबूजा, इन सभी की खेती जायद के मौसमों में की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सा है? खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि है। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती है तथा जून तक इन्हें काटा जाता है। भारत में खेती के 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें कौन सी है? गेहूं, जौ, मटर, चना आदि हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काटी जाती हैं। इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं चावल, कपास, जूट, ज्वार और बाजरा आदि हैं। मानव प्रजातियां से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो यह कौन कौन सा है? कौन सा है? तो यह अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। तो जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है, जो कि हर्टो प्रथम तथा द्वितीय और लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है, जिनको अफ्रीका महाद्वीप में अस्कहुल और कफजेह नाम स्थानों से प्राप्त किया गया था। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो यह कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है एकल्चरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एकल्चरेशन कहा जाता है। इससे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यता समझकर उसका भाग बनता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों या समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या क्या हैं? राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी उसे आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति का होना चाहिए, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होना चाहिए, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव भी होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताओं के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। उल्लेखनीय कि अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब हम लोग विविध तथ्य से रिलेटेड सवालों को देखेंगे।
कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है धनबाद को। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। शांत घाटी केरल के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। शांत घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। शांत घाटी आंदोलन एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय आंदोलन था जो 1973 में शांत घाटी रिजर्व फॉरेस्ट को जल विद्युत परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों इसको? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। क्यों कहा जाता है आइए देख लेते हैं। क्योंकि इसमें सूखी सहिष्णु फसल है, कुछ भारी कारक की आवश्यकता है और पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। सही है दोस्तों ये सब। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारी अनाज कहा जाता है। वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं जहां अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज माने जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है। इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण यानी द सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 4 कंकड़, कयाल, मांड। ठीक है, कयाल, मांड और कंकड़ कहाँ पर है आइए देख लेते हैं इसको। तो 4 जो है डेल्टा से बनता है। कंकड़ जो है मिलता है हमको बांगड़ प्रदेश में, कयाल मिलता है तटीय मैदान में और मांड है पंजाब का मैदान। ठीक है, याद रखें। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी, संबंधित प्रांत के बारे में बोला जा रहा है। फिर दूसरा है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना की विकास की कमी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संपन्नता, यानी आपको मैच कराना है। तो यहाँ देख लेते हैं। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी, यह है झारखंड। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, यह है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, यह है राजस्थान। चौथा है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, वह क्षेत्र है लद्दाख। नेक्स्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। तो जल विभाजक इसमें कौन है दोस्तों? तो यह है हमारा दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं और ये जो है आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपात क्षेत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ी मौजूद है। अतः राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही दोस्तों। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों विश्व भूगोल से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए बीपीएससी ट्री में और 69 बीपीएससी में उनको हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।